इंडिया के उस वक्त की जो बयानिया है इंडिया के हवाले से, उसका एक अहम जो है ना नुक्ता वो ये है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और उनका कत्लेआम किया जा रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1947 में इंडिया के मुसलमान 9% थे इंडिया की पॉपुलेशन का, आज वो 15% के करीब हैं। तो ये कैसा कत्लेआम है कि उनकी तादाद, उनका परसेंटेज जो है वो बढ़ रहा है। तो आप कैसे देखते हैं इस चीज को? और आपकी असगर अली इंजीनियर साहब से भी गुफ्तगू रही, तो असगर अली इंजीनियर साहब क्या कहते थे इस हवाले से, और बाकी जो प्रोमिनेंट इंडियन मुस्लिम्स हैं वो क्या कहते हैं? देखिए जी, जो लोग इंडिया नहीं गए वही ये बातें करते हैं, जो सुनी सुनाई बातें करते हैं। मुझे 1 दर्जन के करीब दफ़ा इंडिया जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ आम मुसलमानों से भी बातें हुई, उनके दानिश्वरों से भी बातें हुई। वो ऐसा कतन कुछ नहीं सोचते जैसा हम कहते हैं। देखिए, मिनॉरिटीज़ को मसाइल हैं, बिलाशुबा हिंदुस्तान के मुसलमानों को मसाइल हैं, लेकिन ये कहना कि उन पर कोई जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं आपको एक मिसाल दे दूँ, मैं एक दफ़ा पटना गया और वो ईद का दिन था। हमारे साथ 2 पाकिस्तानी ख़वातीन भी थी। हम एक मुसलमान के घर ठहरे, तो हमारे साथ जो खातून थी उन्होंने कहा कि वो खाना शुरू हुआ, तो उन्होंने कहा कि खाला जान, ये खाना हलाल गोश्त है। तो उसने कहा कि बेटी आप कैसी बातें करती हो, पटना में 500 जगहों पे हलाल गोश्त बिकता है, 500 जगहों पे। और दूसरी यह है कि एक दफ़ा हम डेलीगेशन के साथ गए, हैदराबाद हाउस जो है वो फॉरेन ऑफिस है दिल्ली का, वो उनके हम वहाँ गए, तो उन्होंने हमारे एजाज़ में रिसेप्शन दिया नटवर सिंह ने। तो एक पाकिस्तानी बच्ची वो खाना नहीं ले रही थी खाने की चीज़ें, तो नटवर ने जाके पूछा नटवर सिंह के, बेटा आप क्यों नहीं खा रहे? उसने कहा कि अंकल ये हलाल है। तो उसने कहा कि आप बेटी कैसी बातें करती हो, दिल्ली में हर नवा बंदा जो है वो मुसलमान है, एवरी 9th जो है दिल्ली में जो है वो मुसलमान है। इसलिए ये जो हमारे यहाँ, हत्ता कि आप अमृतसर जाएं जो प्रीडोमिनेटली सिख सिटी है, वहाँ आपको लिखा हुआ मिलता है कि यहाँ हलाल गोश्त बिकता है। और मैंने आज वहाँ अमृतसर जैसे शहर में एक बहुत बड़ी मस्जिद है जिसको मस्जिद खैरदीन कहते हैं, और वो उस सबसे बड़े बाज़ार में है जिसको हाल बाज़ार कहते हैं। और वहाँ 1500 से 2000 लोग जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं जुमे वाले दिन, और सारे शहर में 5 फंक्शनल मसाजिद है। इसलिए ये जो लोग गए, हिंदुस्तान की बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ में उर्दू डिपार्टमेंट है, अरबी फ़ारसी के डिपार्टमेंट है। हमारे अरबी फ़ारसी के डिपार्टमेंट पाकिस्तान में ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में अरबी फ़ारसी के डिपार्टमेंट मौजूद है। इसलिए ये कहना कि उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, ये शायद उनको नहीं पता कि केरला में जो इलेक्शन हुआ है इस दफ़ा, कम्युनिस्ट पार्टी जो जीती है, उसमें 47% मिनॉरिटीज़ के वोट है, 47%। और केरला में बहुत बड़ा जो वोट बैंक है मुसलमानों का, वो सीपीएम के साथ खड़ा होता है या कांग्रेस के साथ खड़ा होता है। और बंगाल में जो ममता बनर्जी जीती हैं वो मुसलमानों के वोटों से जीती हैं, और उन्होंने बीजेपी को शिकस्त दी है। इसलिए ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देना कि जी वहाँ जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा तो हो सकता है, लेकिन इसका फैक्ट्स के कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा लियाकत साहब, यही बात दिलचस्प है कि हमारे यहाँ दो कौमी नजरिए की बात बहुत होती है, लेकिन मेरे ख्याल में तो इंडिया में एक भी मुसलमान आज ऐसा नहीं है जो दो कौमी नजरिए को सपोर्ट करता हो। तो मुझे याद है कि असगर अली इंजीनियर साहब 1990 में गालबन पाकिस्तान तशरीफ लाए थे। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में एक लेक्चर दिया जिसमें उन्होंने दो कौमी नजरिए का तनकीदी जायजा पेश किया, क्रिटिकल तरीके से उन्होंने इस पर बात की। तो हमारा जो मुहिब वतन अखबार है नवाए वक्त, उसने उसके खिलाफ इदारिया लिखा, और पंजाब यूनिवर्सिटी ने गालबन एक करारदाद भी पास की थी उनके खिलाफ। तो कितने हम इनसिक्योर लोग हैं कि एक इंडियन मुसलमान जिनकी हम हमदर्दी का दिन रात दम भरते हैं, एक इंटेलेक्चुअल इंडियन मुस्लिम इंटेलेक्चुअल आता है, वो आपके एक तालीमी इदारे में खिताब करता है, बजाय इसके कि आप उनका इल्मी सतह पे जवाब दें, आप ये मुतालबा करते हैं कि इनको वीजा क्यों दिया गया, इस पे एहतजाज करते हैं। असगर अली इंजीनियर जब आए थे तो मैं उनसे मिला था प्रेस क्लब में। वो पंजाब असम्बली में उनके खिलाफ रेजोल्यूशन हुआ था और फिर इमीडिएटली उनको वापस जाना पड़ा,
और उसके बाद उन्हें कभी वीज़ा नहीं दिया गया पाकिस्तान का। वो पाकिस्तान बहुत आना चाहते थे, उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान आए, और उनको वो 2 दफ़ा आए। एक दफ़ा 86 में प्रोग्रेसिव राइटर्स जो है कॉन्फ्रेंस में, और दूसरी दफ़ा ये जब शहबाज शरीफ साहब PML की गवर्नमेंट थी उस वक्त आए, ये 90s में। और उन्होंने ये गवर्नमेंट, जैसा आपने बताया कि गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चर भी दिया। वो हमारे दोस्त थे प्रोफेसर ताहिर कामरान, उन्होंने उनको बुलवाया था वहाँ। इसलिए ये यहाँ हमारे जो ऐसे लोग जो इंटेलेक्चुअली ये सारी डिबेट करना चाहते हैं, पाकिस्तान में उनको पसंद नहीं किया जाता। हमारे यहाँ तो अवैसी जो है उसको पसंद करते हैं, लेकिन अवैसी की जो पाकिस्तान के बारे में बातचीत है उस पर सेंसर लगा देते हैं। वैसे आमतौर पे अवैसी को यहाँ बहुत वो करते हैं, तारीफ करते हैं, लेकिन जब अवैसी पाकिस्तान के बारे में और भारत की लोकसभा में पाकिस्तान के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करते हैं तो फिर उस पर सेंसर लग जाता है। इसलिए ये कोई ऐसा मुनासिब रवैया पाकिस्तान का नहीं है, या पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स का भी नहीं है। अच्छा, इसी सिलसिले में सर मुझे नवाए वक्त का वो कॉलम याद आ रहा है चंद साल पहले का, जिसमें उन्होंने इंडिया के उस वक़्त की जमात इस्लामी के जो अमीर हैं, जमात इस्लामी हिंद के अमीर जो हैं उमरी साहब, मौलाना उमरी, उनके एक इंटरव्यू का हवाला दिया था जो उन्होंने पाकिस्तान के एक मैगजीन को दिया था जो जमात इस्लामी वाले चलाते हैं। तो उसमें उन्होंने कश्मीर के बारे में यही बातें की कि पाकिस्तान कश्मीर बज़ोर ताकत नहीं ले सकता, तो आपको इस तरह की जो है ना जंग जोयाना बातें नहीं करनी चाहिए। तो उस पर नवाए वक्त के उस कालम नवीस का ये तबसरा था कि क्या नरेंद्र मोदी और मौलाना उमरी की जो गुफ्तगू है कश्मीर के हवाले से, क्या उसमें कुछ फ़र्क है? तो जमात इस्लामी पाकिस्तान का जो नैरेटिव है इस हवाले से, जो बयानिया है, वो इतना डिफरेंट क्यों है? वो तो ऐसे ही है जी कि जब बेनज़ीर बरसे इक़्तिदार आई तो जमात इस्लामी ने औरत की हुक्मरानी के खिलाफ की मुहिम चलाई कि औरत हुक्मरान नहीं हो सकती। लेकिन बांग्लादेश की जमात इस्लामी ने खालदा ज़िया के हक़ में वोट दिया था। इसलिए ये जो बांग्लादेश की जमात इस्लामी है वो डिफरेंटली सोचती है। इंडिया की जो जमात इस्लामी है वो तो अब कहते हैं कि हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है उनसे, बस यही है कि वो भी जमात इस्लामी कहलाती है, हम भी जमात इस्लामी कहलाते हैं। और अब तो उनके, आपको शायद पता हो कि अब उनके नए अमीर मुंतखब हो चुके हैं जिनका नाम सादत है। अब वो उमेरी साहब तो नहीं रहे, अब नए अमीर है। और नए अमीर भी अब उन्होंने एक पार्टी बना ली है अपनी, जिसका नाम फलाह पार्टी है। और इस दफ़ा फलाह पार्टी जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर उसने बीजेपी से तावन किया है और बाज़ जगहों पे कांग्रेस के साथ तावन किया है जमात इस्लामी की पॉलिटिकल पार्टी ने। और ये हिंदुस्तान की जमात इस्लामी ज़ाहिर है हिंदुस्तान के आइन के फ्रेमवर्क में काम करती है, इसलिए वो कोई ऐसा नुक्ता नज़र अख्तियार नहीं कर सकती जो हिंदुस्तान के आइन के फ्रेमवर्क से बाहर हो। और मैं आपको बता दूं कि जमात इस्लामी ने जो हमारे बहुत बड़े यहाँ हमारे कश्मीरी लीडर है सैयद अली गिलानी, उनको अपनी पार्टी से निकाल दिया था जमात इस्लामी ने, वो एक्सपेल कर दिया था। और ये सहराई साहब जो 2-4 रोज़ पहले जम्मू जेल में जिनका इंतकाल हुआ है, उधमपुर जेल में, उनको भी निकाल दिया था जमात इस्लामी ने। जमात इस्लामी तमाम उन लोगों को जो कश्मीर की आज़ादी और कश्मीर की हिंदुस्तान से अलहदगी की बात करते हैं उनको अपने हलकों से निकाल चुकी है। हिंदुस्तान की जमात इस्लामी कश्मीर को हिंदुस्तानी यूनियन का हिस्सा समझती है और हत्ता कि उन्होंने 370 के जो ख़त्म किया है नरेंद्र मोदी ने, उसकी भी मुखालफत नहीं की हिंदुस्तान की जमात इस्लामी ने। और एक और मैं बात कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के मुसलमान, मैं कश्मीरी मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, हिंदुस्तान के मुसलमान कश्मीर की अलहदगी के मुखालिफ हैं। वो नहीं चाहते कि कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान से अलहदा हो। उनका मौक़िफ़ ये है कि अगर कश्मीर जो सबसे एक रियासत है और जो एक बड़ा डोमिनेंट मुस्लिम रियासत है, अगर वो कश्मीर से हिंदुस्तान से अलहदा होती है तो हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म जो है वो ख़तरे में पड़ता है और हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए भी मुश्किल सूरत हाल पैदा होती है। इसलिए कश्मीरियों को हिंदुस्तान से अलहदा नहीं होना चाहिए। आपने लियाकत साहब बात की जमात इस्लामी के जो इस वक्त अमीर हैं सादत हुसैनी साहब, मुझे याद है आज से 10-12 साल पहले मैंने उनके साथ ईमेल पे कुछ मैसेजेस वो किए थे, एक्सचेंज किए थे, और वो मुझे बड़े माकूल आदमी लगते हैं। और अगर जमात इस्लामी पाकिस्तान उनको यहाँ इनवाइट करे
तो वो डेफिनेटली अमन का पैगाम लेके आएंगे, मॉडरेशन का पैगाम लेके आएंगे, और वो शायद हमारी जमात इस्लामी को पसंद नहीं आता। मैंने 2013 में इलेक्शन से पहले उस वक्त के जो जमात इस्लामी के अमीर थे सैयद मुनव्वर हसन, उनका एक इंटरव्यू किया, जिसमें एक सवाल मैंने उनसे ये किया, मैंने कहा सैयद साहब ये बताइए कि अगर आपका मौक़िफ़ कश्मीर के बारे में, आपका मौक़िफ़ सच और हकानियत पर मबनी है, तो आप इस मौक़िफ़ की हकानियत से जमात इस्लामी हिंद को क्यों कायल नहीं कर सके हैं? तो उनका जवाब था कि हक के भी कई वर्जन्स होते हैं। तो ये क्या लफाजी हुई कि हक के भी कई वर्जन्स होते हैं? हमें तो यही बताया जाता था पहले एक हक होता है, एक बातिल होता है। हक के कई वर्जन्स का क्या मतलब है? वो आता है कि जो मुझे सूट करता है वो हक है, जो मुझे सूट नहीं करता वो हक नहीं है, यही उसका मतलब है। ये हिंदुस्तान की जमात इस्लामी और हिंदुस्तान की आप देखें जमीयतुल उलमा इस्लाम पाकिस्तान और जमीयतुल उलमा हिंद, दोनों का एक ही सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, लेकिन वो एक अपने फ्रेमवर्क में हिंदुस्तान की जमीयतुल उलमा हिंद जो है वो सेकुलरिज्म को सपोर्ट करती है और वो कहती है कि सेकुलरिज्म की हिफाजत के लिए सर धड़ की बाजी लगा देंगे। यहाँ हमारे फजल रहमान कहते हैं कि अगर किसी ने सेकुलरिज्म नाफज करने की कोशिश की तो लाशें बिछा देंगे। ये हमारी जो डुअलिटी है, या ये कह लें कि जी जो इस्लाम की उनकी इंटरप्रिटेशन है वो जोग्राफियाई सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई है। अगर इस्लाम एक यूनिवर्सल रिलीजन है तो ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ इशूज़ के बारे में उसका नुक्ता नज़र यूनिवर्सल है। ये नहीं हो सकता कि इंडिया में एक चीज़ हराम हो और पाकिस्तान में एक चीज़ हलाल हो। इस्लाम ने जिस चीज़ को हलाल करार दिया है वो सब के लिए हलाल करार दिया है, लेकिन पाकिस्तान में सेकुलरिज्म हराम है, हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म जो है वो जायज़ है। यही हाल जमात इस्लामी का है। यही हाल आपको शायद कि केरला में मुस्लिम लीग भी है जी। अभी तक केरला में एक ऑल इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग के नाम से सियासी जमात काम कर रही है जो इलेक्शन में हिस्सा लेती है और 5 से 6 रियासती असम्बली में सीटें जीतती है। इस दफ़ा वो नहीं जीत सकी, तो वहाँ तो अभी तक और वो जो ऑल इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग है वो दो कौमी नज़रिए की हमायती नहीं है, वो उसकी सपोर्टर नहीं है, वो इंडियन कंपोजिट नेशनलिज्म की सपोर्टर है। इसलिए ये क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को ज़्यादा हिंदुस्तान के बारे में पता नहीं है और वो सुनी सुनाई बातें या नवाए वक्त से लेकर बातें या हमारा जो उर्दू मीडिया है उससे बातें लेकर चलते हैं, इसलिए अपनी मफरूज़े बना लेते हैं। आपने लियाकत साहब कहा कि अशरफ सहराई साहब की जो है डेथ वो है जेल में हुई, तो मैंने जो पढ़ा इंडियन एक्सप्रेस में वो ये था कि उनकी जेल एक अस्पताल में हुई, और एक मुसलमान रिपोर्टर की जो खबर थी उसमें उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग एक इंकशाफ किया था कि शुरू में अली गिलानी और अशरफ सहराई साहब के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन बाद में उनमें काफ़ी संजीदा इख्तलाफात पैदा हो गए थे। क्या आपके इल्म में है क्या इख्तलाफात थे, क्या नौयत थी उन इख्तलाफात की? जी नहीं पता। सहराई साहब जो हैं वो जेल ही से हॉस्पिटल गए थे। जी जी, और वो अंडर कस्टडी थे जब और वो 77 थे, ऑलमोस्ट उम्र 77 थी और उनको ब्लड प्रेशर भी था, डायबिटिक भी थे और भी उनके कई सेहत के से मुतल्लिका मसाइल थे। और वो उनकी जो सज़ा, जो उनकी डिटेंशन थी वो चैलेंज भी हुई थी। इसलिए ये मुझे उनके इख्तलाफात का तो नहीं पता कि गिलानी के साथ उनके क्या इख्तलाफात थे, लेकिन गिलानी का मुझे इतना अंदाज़ा ज़रूर है कि वो सिर्फ सोल स्पोक्समैन बनना चाहते हैं कश्मीर के। वो किसी बंदे को शेयर नहीं करना चाहते अपनी लीडरशिप में, और वो तनहा है। आप देखें ना कि हमारे यहाँ उन्हें हुर्रियत का लीडर कहा जाता है, हालांकि वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं है। उन्होंने अपनी एक अलग तंजीम बनाई है, तहरीक हुर्रियत। उनकी जो मीर वाइज वाली हुर्रियत है उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है, और मीर वाइज वाली जो हुर्रियत है उसका भी ये हाल है कि उसमें 26 के करीब ऑर्गेनाइजेशन है और जो लीडरशिप है वो तो आपस में स्पीकिंग टर्म्स पे भी नहीं है, उनकी बोलचाल भी नहीं है, कभी मीटिंग भी नहीं होती। अली गिलानी साहब ने भी तो हाल ही में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे दिया था ना, और हमारे मीडिया में कभी उसका जिक्र नहीं आता, कोई बंदा एनालिसिस नहीं करता
कि भाई क्यों इस्तीफा दिया, क्यों उससे अलहदा हुए। तो बहरहाल ये तो हैं मसाइल, चलते रहेंगे, लेकिन हमारी उम्मीद है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस जो हैं वो किसी अच्छे रास्ते पे चल पड़ें और दोनों मुल्कों के जो गरीब आवाम हैं उनको कुछ फ़ायदा हो, कश्मीरियों को भी उसमें रिलीफ मिले। तो उसी के साथ सर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।